आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मरकजी काबीना ने अपने फैसले में 4,594 करोड़ रुपए के 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। लखनऊ मेट्रो के फेज 1B के लिए 5,801 करोड़ रुपए मंजूर। अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी दी गई मंजूरी। लोकसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुआवजे की तहरीक मंजूर। लोकसभा स्पीकर ने 3 रुकनी कमेटी का किया ऐलान। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज के साथ माहिर कानून भी होंगे शामिल। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का हंगामा। बिहार SIR के खिलाफ अपोजिशन अरकान ने लोकसभा में वक्फाई सवालात नहीं चलने दिया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार हुई मुलतवी। बिहार में वोटर लिस्ट में तरमीम से मुतालिक केस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त में SIR की आईनी जवाज को किया गया चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर फहरिस्त में नाम नहीं है तो लोग दरख्वास्त देकर अपना नाम करवा सकते हैं शामिल। भारत की नम्रता बत्रा ने तारीख की रकम। ओशो आलमी खेलों में भारत के लिए तमगा किया पक्का। चीन में जारी 2025 के आलमी खेलों में भारत के लिए फाइनल में बनाई जगह। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। लोकसभा ने कैश स्कैंडल मामले में जस्टिस वर्मा को हटाने की तजवीज पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 3 रुकनी कमेटी के क़याम का किया ऐलान। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक जज और एक माहिर कानून होगा शामिल। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार और मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट BV आचार्य शामिल हैं। अरकान के नामों का ऐलान करने से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की तजवीज 31 जुलाई को मौसूल हुई थी। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज वर्मा के खिलाफ शिकायत एक अलग नौयत की पाई गई है। ऐसे में मज़कूरा जज को हटाने के लिए कार्रवाई की जरूरत है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि बदउनवानी के इस मौजू पर पार्लियामेंट को एक आवाज में बात करनी चाहिए। जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय। माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय। श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। लोकसभा में बीजेपी के चीफ विप डॉक्टर संजय जायसवाल ने जस्टिस वर्मा के मामले में बनाई गई 3 रुकनी कमेटी पर कहा कि जस्टिस वर्मा को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए था। DD न्यूज के नुमाइंदे राजेश राज ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में संजय जायसवाल के साथ खुसूसी बातचीत की। संसद के मॉनसून सत्र में भले ही सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने रहे हों, लेकिन जस्टिस वर्मा के मामले में सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों ने मिलकर महाभियोग लाने की तैयारी की और आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है, जो जांच करने के बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। उस पर हम बातचीत करेंगे लोकसभा में मुख्य सचेतक भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजय जायसवाल से। सर, आज जो ऐलान किया गया है, क्या प्रक्रिया रहेगी? जिस तरह का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा कि जस्टिस वर्मा के घर पे जले हुए नोटों की गड्डियां थी, बहुत सारी नोटों की गड्डियां अलग से रखी हुई थी और पूरा देश पूछ रहा था माननीय मुख्य न्यायाधीश से कि अगर जज इतना भ्रष्ट हो तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। तो हमारे चीफ जस्टिस ने भी अपना इंटरनल जांच कमेटी किया, उन्होंने भी सत्य माना और लोकसभा में जो आया है इम्पीचमेंट, इसमें भी सभी दल एकमत हैं
कि इस तरह के भ्रष्टाचार की कोई माफी नहीं होनी चाहिए। केवल बात महाभियोग पे समाप्त नहीं होनी चाहिए, उनके सारे कुकर्मों की जांच होनी चाहिए कि किन जजमेंट में उन्होंने ये करोड़ों रुपए लिए थे, और उन सब निर्णयों की पुनः समीक्षा हो जिससे कि न्याय मिल सके। ये 3 सदस्यों की जो कमेटी बनी है, अगर हमारे दर्शकों को आप समझाना चाहें तो किस तरीके से ये कमेटी फंक्शन करेगी और क्या इसका काम होगा? कि पहले तो कोर्ट ने इंटरनल कमेटी फॉर्म किया था। इंटरनल कमेटी ने पाया कि जो अभियोग हैं वो सच हैं। महाभियोग का प्रस्ताव रविशंकर जी ने, राहुल जी ने और सभी दलों ने, मैंने भी खुद उस महाभियोग के प्रस्ताव पर साइन किया था और हम सबों ने मिलकर कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय जायसवाल जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जस्टिस वर्मा को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि न सिर्फ जले हुए नोट उनके घर से बरामद हुए बल्कि वो नोट भी गायब कर दिए गए जो वहां पर पाए गए थे। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। लोकसभा ने वन नेशन वन इलेक्शन से मुतालिक 2 अहम बिलों का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत में तोसी कर दी है। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने लोकसभा में तजवीज़ पेश की कि जेपीसी की रिपोर्ट को आइन 129वीं तरमीम बिल 2024 और यूनियन टेरिटरी लॉज तरमीमी बिल 2024 पर पेश करने के लिए वक्त बढ़ाया जाए। ये तजवीज़ ऐवान में गुज़श्ता हफ्ते के सेशन के पहले दिन 20 जून तक 2020 तक जारी रही। With your permission, I wish to move that this House to extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territory Laws Amendment Bill 2024 up to the first day of the last week of the winter session 2025. प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अपोजिशन के हंगामा आराई से राज्यसभा की कार्रवाई मुतासिर रही। अपोजिशन के हंगामा आराई से राज्यसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई और 2 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद भी अपोजिशन का हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल नेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग तरमीमी बिल 2025 को राज्यसभा में बहस और मंजूरी के लिए पेश किया गया था। इन दोनों बिलों को कल लोकसभा ने मंजूर कर लिया है। राज्यसभा में कायदे ऐवान जेपी नड्डा ने मुसलसल हंगामा आराई पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। जेपी नड्डा ने कहा कि अपोजिशन को सेहतमंद जमहूरियत पर यकीन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन ने राज्यसभा के 64 घंटे 25 मिनट ज़ाय किए, जिसकी वजह से ऐवान का काफ़ी वक्त ज़ाय हुआ। ये जो आज हम बिल पर चर्चा कर रहे हैं, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड होने के बाद हम कर रहे हैं, और इसको ऑब्स्ट्रक्ट करना ये प्रजातंत्र को एक तरीके से पार्लियामेंट को बंधक बनाने के बराबर है, जो मैंने कल भी कहा था, और ये हम परमिट नहीं करेंगे। वी विल नॉट अलाउ ऑब्स्ट्रक्शनिज्म, वी विल नॉट अलाउ अनार्किज्म, और गवर्नमेंट के जो बिजनेस है वो पूरा पारित होगा और यह संसद चलेगी, पूरी तरीके से चलेगी, नियमावली के तहत चलेगी और आपके संरक्षण में चलेगी। दे हैव वेस्टेड 64 hours and 25 minutes of the Indian राज्यसभा, जब से पार्लियामेंट 64 hours and 25 minutes, और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिबेट हो, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिस्कशन हो, इनको इंटरेस्ट ये है कि सिर्फ मीडिया में कुछ लाइनें आ जाएं और उसके लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से ये बात को कहना चाहते हैं। मैं फिर कहूंगा दैट शुड बी एक्सपांस्ड। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के चौथे हफ्ते के दूसरे रोज भी पार्लियामेंट हाउस के अहाते में अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। इस एहतजाज में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राम गोपाल यादव समेत कई अपोजिशन लीडरों ने हिस्सा लिया। अपोजिशन पार्टियां बिहार में SIR और गुज़िश्ता आम इंतखाबात में मुबैना वोट चोरी के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार एसआईआर केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इलेक्शन कमीशन खुद तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल नहीं कर रहा है। सिब्बल ने कहा कि कमीशन आधार कार्ड को भी एक दुरुस्त दस्तावेज के तौर पर कबूल नहीं कर रहा है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अब तक जो फहरिस्त जारी की गई है वो ड्राफ्ट है और इसमें बेहतरी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम फहरिस्त में नहीं है वो दरख्वास्त देकर अपने नाम शामिल करवा सकते हैं। और बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासत में जारी वोटरों की खुसूसी नजरसानी पर सियासी जमातों के रोज तबसरे भी सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने एसआईआर की कार्रवाई को हुकूमत का बेहतरीन कदम करार दिया है। निर्वाचन पदाधिकारी से ये हम लोगों का ये हुआ है कि इसमें जो भी नाम कटा है अगर जेन्युइन कारण है तो उसको जुड़वाने में BLO जो है उसके और BLO को करके और पदाधिकारी के समन्वय से उस नाम को जोड़ा जाएगा। पूर्ण रूप से आश्वासन मिला है और हम लोग इसका प्रयास करेंगे कि यह नाम पूर्ण रूप से किसी भी लाभार्थी का छूटे नहीं और निर्वाचन कार्य में लोग भाग लें, उनकी निर्वाचन के लिए स्थिति वो बनी रहे, सहभागिता बनी रहे। अब देखेंगे उसमें कि नाम कौन सा कटा है या फिर जुड़वाना है, तो BLO से मिलके और BLA से मिलके इस पर हम लोग काम करेंगे और आश्वासन देते हैं कि जहां तक होगा जो है बढ़िया ही काम होगा। मदद करेंगे BLO को अपने BLA के माध्यम से और जितने जो BLO सूची दी गई है जो नया बना है उसका भी उपलब्ध करा दिया गया है सारे राजनीतिक दलों को और जिला पदाधिकारी के कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं और जहां तक मदद होगा हम लोग भी करेंगे और जिला पदाधिकारी महोदय भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इसमें कोई बहुमत नहीं है। जो 18 तारीख को बैठक हुआ था उसमें भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सारी जानकारियां हम लोगों को आपूर्ति की गई थी और उस समय भी जो भी उसका डाटा था वो सारी डाटा हम लोगों को उपलब्ध कराया गया था। विशेष करके इस गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में जो हमारे BLAs हैं उनकी भी काफ़ी भूमिका बढ़ चढ़ करके रही है एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी का जो कार्य है ये हमारे दृष्टिकोण से काफ़ी सराहनीय रहा है। एक महीने के भी जो टाइम है, जो समय है 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का, इन बीचों में हमारी पार्टी के द्वारा हर बूथ पर BLO के माध्यम से पूरी मुस्तैदी से पारदर्शिता से यह देखना है और जिन लोगों को का नाम कटा है और जिन लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया है उनके लिए दावा आपत्ति के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा ताकि चुनाव आते आते पारदर्शिता लाया जा सके। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की एटमी धमकी पर AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ के अल्फाज और भारत को जो धमकियां दे रहे हैं वो काबिल मजम्मत है। ये बदकिस्मती की बात है कि ऐसा अमेरिका की तरफ से हो रहा है जो भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो सड़क छाप आदमी की तरह बात कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को वो कंडेमनेबल है और अफसोसनाक बात यह है कि भारत US का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। जैसे MEA का स्टेटमेंट आया और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा कि अगर कोई मुजरिम सज़ा की मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने के बाद भी जेल में है और किसी दूसरे केस में मतलूब नहीं है तो उसे फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। जस्टिस BV नाग रत्ना और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने 2002 के नीतीश कटारा कत्ल मामले में मुजरिम सुखदेव यादव उर्फ पहलवान की रिहाई का हुक्म देते हुए रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को ये हिदायत दी। अदालत ने कहा कि यादव ने बगैर किसी मुआफ़ी के इस साल मार्च में 20 साल की सज़ा मुकम्मल कर ली है। बेंच ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के होम सेक्रेटरियों को ये भी मालूम करने की हिदायत दी कि आया कोई भी मुजरिम सज़ा की मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा जेल में है। अगर कोई सज़ा याफ्ता शख्स किसी दूसरे केस में मतलूब नहीं है और मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा जेल में है तो ज़रूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बीजेपी रहनुमा प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक हुकूमत में वजीर एन राजन्ना के इस्तीफे पर कहा कि राहुल गांधी ने सच बोलने वाले 72 साला SC रहनुमा की तौहीन की है। वो सिर्फ SC रहनुमा की तौहीन नहीं करते बल्कि आईनी इदारों को भी ये तौहीन करते रहते हैं। नकली गांधी परिवार के खिलाफ भी नहीं है। अगर सत्य समझाने का कोशिश करते, आत्मविमर्श का बात करते हैं, तब इनको तुरंत हटा देते हैं। नॉट इवन अलाउड टू रिजाइन एंड ही 72-year-old ST लीडर। कांग्रेस पार्टी जो संविधान लेके घूमते हैं, इनको समझ आना चाहिए कि फॉर टेलिंग ट्रुथ तुरंत उनको हटा देते हैं, सैक करते हैं और राजभवन को ये मैसेज देते हैं कि रिमूव हिम एंड ही हैज बीन रिमूव्ड। और कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया हुकूमत से बरतरफ किए गए वजीर KN राजन्ना का रद्द-ए-अमल सामने आया है। KN राजन्ना ने कहा कि उन्हें ओहदे से हटाने के पीछे एक बड़ी साजिश है। राजन्ना का इस्तीफा राहुल गांधी के वोट चोरी बयान पर उनके मुतनाज़े तबसरे के बाद आया, जो कांग्रेस पार्टी के सरकारी मौक़िफ़ से मेल नहीं खाता था। राजस्थान के जोधपुर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने आज 15 अगस्त से पहले तिरंगा रैली का एहतमाम किया, जिसमें BSF के जवानों ने हाथ में तिरंगा थामे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ट्रेनिंग सेंटर से बाइक रैली निकाली। BSF के IG ML गर्ग ने इस रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। जब BSF के जवानों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से भारत माता की जय के नारे लगाते हुए रैली निकाली तो आसमान तालियों से गूंज उठा। BSF जवानों की ये बाइक रैली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ट्रेनिंग सेंटर से निकाली गई, जो अंदरूनी शहर से गुजरती हुई जोधपुर के मेहरानगढ़ किले तक और किला मेहरानगढ़ से वापस BSF ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंची। रैली में सैकड़ों जवानों ने तिरंगा हाथ में पकड़े, जब हुब्बुल वतनी के गीत गाते हुए इसमें हिस्सा लिया। आज हमने बाइक रैली निकाली है, जो कि पूरे लगभग जोधपुर को कवर करते हुए अभी यहाँ पे मेहरानगढ़ पहुंची है। हर घर तिरंगा एक देशभक्ति के जज्बे को जगाता है। हर भारतीय के पास में एक तिरंगा हो, ये हमारा जज्बा है, ये हमारी सोच है, भारत सरकार की सोच है। और हर एक भारतीय के दिल में देश के प्रति देशभक्ति की भावना जगे, यही हमारा सबको संदेश है। इसी को लेकर के हमने ये निकाली है, यात्रा निकाली है, बाइक रैली करी है। देखिए, जो तिरंगा रैली आज निकाली है, ये हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम हर साल चलता है, उसी का पार्ट है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जो बेसिक कर्तव्य होते हैं देश की तरफ, उनको शायद नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब तिरंगा हम अपने हाथ में लेते हैं तो हमें एक एहसास होता है हमारा जो देश की तरफ कर्तव्य है उसकी तरफ, और एक जो पेट्रियोटिज्म की जो एक भावना होती है वो हमारे अंदर जागती है। वो तिरंगा हम सबको एक करता है, ये एक इमोशन है जो जिसके साथ हम सभी जुड़े हुए हैं और इसी इमोशन को लेकर हम चल रहे हैं।
और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में आज कई अहम फैसले लिए गए। मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मरकजी काबीना ने भारत सेमी कंडक्टर मिशन ISM के तहत उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। इन पर कुल 4,600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी और 2,034 से ज्यादा हुनरमंद पेशेवर अफराद को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ISM के तहत मंजूर शुदा प्रोजेक्टों की तादाद बढ़कर 10 हो गई है, जिसमें 6 रियासतों में तकरीबन 1.60 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीज़ है। इन यूनिट्स में बनने वाली मसनूआत दिफा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और काबिल तजदीद तवानाई, डेटा सेंटर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और सनती आलात में इस्तेमाल होंगी। हुकूमत का कहना है कि इन मंसूबों से मुल्क की बढ़ती हुई चिप डिजाइन की सलाहियतों को मजीद तक़वीत मिलेगी। मरकजी काबीना ने लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज़ 1B को भी मंजूरी दी। 11.165 किलोमीटर तवील कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे, जिनमें 7 ज़ेर ज़मीन और 5 स्टेशन इसके अंदर शामिल होंगे। इस पर 5,801 करोड़ रुपए लागत आएगी। फेज़ 1B की तकमील पर लखनऊ का फाल मेट्रो नेटवर्क 34 किलोमीटर हो जाएगा। नया कॉरिडोर पुराने लखनऊ के गुंजान आबाद इलाकों को जोड़ देगा, जो अब तक मेट्रो से महरूम हैं। इसमें बड़े तिजारती इलाके जैसे अमीनाबाद, याहियागंज, पांडेगंज चौक, KGMU जैसे सेहत के बड़े इदारे, सियाहती मकामात जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, घंटाघर और रूमी दरवाज़ा इसमें शामिल हैं। लखनऊ मेट्रो का फेज़ 1B बहुत इम्पोर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहाँ पर मेट्रो की बहुत ज़रूरत है। 5,801 करोड़ रुपीस से फेज़ 1A नॉर्थ से साउथ वाला, जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है। ये फेज़ 1A मुंशी पुलिया से लेके अमौसी CCS एयरपोर्ट तक बहुत अच्छा पॉपुलर है और लखनऊ में इसकी प्रशंसा भी है, लोग पसंद भी करते हैं। फेज़ 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक का। ये कंप्लीट इसका नक्शा है और दोनों फेज को अगर मिला के देखें तो इस तरह से होता है। लखनऊ का नक्शा है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इससे इन दोनों फेजेस के होने से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी होने से देश में लखनऊ में सभी नागरिकों को, सभी रेजिडेंट्स को एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। काबीना ने अरुणाचल प्रदेश के शी-युमी जिले में 700 मेगावाट तातू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तामीर के लिए 8,146.21 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को मंजूरी दी। ये मंसूबा 72 माह में मुकम्मल होगा और 2,738.06 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 120 सेल्फ हेल्प ग्रुपों की 1100 खवातीन 5.5 लाख तिरंगे तैयार कर रही हैं। तिरंगा तैयार करने वाली इन खवातीन का कहना है ये काम करने से उनके एतमाद में इजाफा हुआ है और वो आमदनी भी हासिल कर रही हैं। राजस्थान के करौली में आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक अजीम तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया। कोतवाली से शुरू होने वाली इस यात्रा में CLG मेंबरान, NCC कैडेट्स, स्काउट्स गाइडेंस और स्कूली तलबा, पुलिस एहलकारों और आम लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तिरंगा हाथों में थामे लोग पूरे जोशो खरोश के साथ भारत माता की जय और हुब्बुल वतनी के नारों के साथ आगे बढ़ते रहे। ये यात्रा कोतवाली से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई रामद्वार पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। यात्रा का मकसद आम लोगों में बेदारी लाना, इत्तेहाद का पैगाम देना और हुब्बुल वतनी के जज्बे को तक़वियत देना था। इसके अलावा 14 अगस्त को मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम से जिला पुलिस की जानिब से एक और तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया जाएगा। शहर की गलियों में निकलने वाली इस यात्रा ने हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद का शानदार मंजर पेश किया। भारत की नम्रता बत्रा 2025 के ऊशो आलमी खेलों में खवातीन के 52 किलोग्राम वजन के जुमरे के फाइनल में पहुंच गई हैं। नम्रता ने फिलिपाइन के क्रिजान फेथ कोलाडो,
को 2-0 से शिकस्त दी। ये पहला मौका है जब भारत ने आलमी खेलों में वुशु खेलों में तमगा हासिल किया है। आज होने वाले फाइनल मुकाबले में नम्रता का मुकाबला चीन की मैंग्यू चेन से होगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। त्याग, समर्पण और बलिदान। आजाद भारत ने ली अंगड़ाई, चल पड़ा कारवां, सपनों को मिली नई उड़ान, तैयार है एक नया हिंदुस्तान। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाल किले से सीधा प्रसारण 15 अगस्त सुबह 6:30 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। सुर्खरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। हमें बस 31 दिसंबर की शाम को, जब द होल वर्ल्ड वाज सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर आ रहा है, और मुझे अपोलो हॉस्पिटल में बोल दिया गया कि आप अब देख लीजिए डायलिसिस कराना है या ट्रांसप्लांट। वो भी एक बहुत बड़ा शॉक लगा। अब सेटबैक था, मेजर सेटबैक था वो भी। फिर मम्मी का मेरा करेज इतना था कि उन्होंने उसी टाइम बोल दिया कि मैं ही डोनेट करूँगी। मेरे को बुक लिखनी थी तो मेरे को इन्हीं पे लिखनी थी, ऐसे ही लिखनी थी, तो वही मैंने किया। डिस्ट्रैक्शंस है, मुझे बोला गया अपने पे क्यों नहीं कर रहे हो, अपनी क्यों नहीं लिख रहे हो। मेरी फैमिली का भी बहुत प्रेशर था। तो मेरे को लगता है यार अपने लिए तो हर कोई करता है, बट एक ब्रॉडर विजन होना चाहिए। अपने लिए तो करते ही है, आप दूसरों का करो ना। हौसलों की उड़ान देखना न भूलें। बरोज बुध रात 8 बजे और बरोज जुमेरात दिन में 1 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। आज कोई भी चीज़ मुझे अपने मंजिल तक का सफ़र तय करने से रोक नहीं सकती। सर, इसमें आपके दस्तखत चाहिए, तो आप यहाँ अपने दस्तखत कर दीजिए ना। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। बहुत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया, नजर उठाकर देख लो। कुत्तों के सामने मत नाचना। जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। अब आएगा मजा खेल का। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह, इस स्वतंत्रता दिवस पर सुपरहिट फिल्म शोले 15 अगस्त दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। अब जैसा एक जिंदा रहेगा, हमारे जैसे हजारों तैयार होते रहेंगे। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदा जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। अब सूर्यदेव सिंह नाम का बिल फाड़ना ही पड़ेगा। अपना तो उसूल है, पहले लात फिर बात, उसके बाद मुलाकात। पहले मुलाकात फिर बात, और फिर अगर जरूरत पड़े 2 लाख। सूर्यदेव सिंह को आज से मैं संभालूंगा। अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। स्वतंत्रता दिवस पर फ्राइडे हाउसफुल में देखिए फिल्म तिरंगा 15 अगस्त रात 8 बजे डीडी नेशनल पर।
देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमान। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कंचन, हाजिर हूं एक अदबी फरीज़े के लिए। आज हम और आप महफ़िल निशात में भोपाल और लखनऊ की तहज़ीबी सरबुलंदी के तरबियत याफ्ता शायर जनाब अख्तर वामिक साहब के कलाम और मर्तबे से रोशनास होंगे। नाजरीन, आप सभी से दरख्वास्त है कि तालियों के साथ जनाब वामिक साहब का इस्तकबाल करें। बकौल अब्बास ताबिश साहब, हम हैं सूखे हुए तालाब पर बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पर बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। रिश्तों पर जान देना और उन्हें निभाना एक इबादत है। अख्तर वामिक साहब ज़िंदगी और शायरी में ऐसे मौज़ूआत पर कलाम और कुदरत रखते हैं। अख्तर वामिक साहब से गुजारिश है कि वो कुछ अपनी और कुछ जग बीती यानी कि अपने कलाम सुनाएं। शुक्रिया। चंद शेर गज़ल के पेश करना चाहूँगा। इरशाद। मतलब ऐसा है कि उसने हंसकर मिजाज पूछा है, उसने हंसकर मिजाज पूछा है, तंज करने का ये तरीक़ा है। उसने हंसकर मिजाज पूछा है, तंज करने में भी सलीका है। और सबके चेहरों से ये नहीं खुलता, सबके चेहरों से ये नहीं खुलता, कौन अंदर से कितना टूटा है। सबके चेहरों से ये नहीं खुलता, कौन अंदर से कितना टूटा है। सारा आलम खंगाल आए मगर, सारा आलम खंगाल आए मगर, चैन तो सिर्फ घर में मिलता है। सारा आलम खंगाल आए मगर, चैन तो सिर्फ घर में मिलता है। एक दो शेर दूसरी गज़ल के जो याद आ रहे हैं वो पेश कर रहा हूँ। याद बोतल का ऐसा जिन है मियाँ, याद बोतल का ऐसा जिन है मियाँ, बंद रखना जिसे कठिन है मियाँ। याद बोतल का ऐसा जिन है मियाँ, बंद रखना जिसे कठिन है मियाँ। और चुभती रहती है जिस्मो जाँ में बहुत, चुभती रहती है जिस्मो जाँ में बहुत, बेरुखी उसकी आलपिन है मियाँ। चुभती रहती है जिस्मो जाँ में बहुत, बेरुखी उसकी आलपिन है मियाँ। और जिसको देखा नहीं कभी हमने, जिसको देखा नहीं कभी हमने, जिक्र उसका ही रात दिन है मियाँ। जिसको देखा नहीं कभी हमने, जिक्र उसका ही रात दिन है मियाँ। और कल मैं बच्चा था आज बूढ़ा हूँ, कल मैं बच्चा था आज बूढ़ा हूँ, फिर से मासूमियत का सिन है मियाँ। फिर से मासूमियत का सिन है मियाँ। और दिल में दोनों ही साथ रहते हैं, गम खुशी का बड़ा कजिन है मियाँ। दिल में दोनों ही साथ रहते हैं, गम खुशी का बड़ा कजिन है मियाँ। और लोग दुनिया को चाहे जो समझें, लोग दुनिया को चाहे जो समझें, ये हकीकत में डस्टबिन है मियाँ। लोग दुनिया को चाहे जो समझें, ये हकीकत में डस्टबिन है मियाँ। और इसके अलावा आप इजाज़त दे दो चार शेर और। इरशाद। नवाब राजा न हाकिम न वो फरिश्ते थे, नवाब राजा न हाकिम न वो फरिश्ते थे, मगर बुजुर्ग जो मेरे थे सबसे अच्छे थे। मगर बुजुर्ग जो मेरे थे सबसे अच्छे थे। नज़र वो आए थे दुनिया को सबसे आखिर में,
नज़र वो आए थे दुनिया को सबसे आखिर में, जो कारवाने रिसालत में सबसे पहले थे, जो कारवाने रिसालत में सबसे पहले थे। और शेर पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास कि हमेशा साथ रही जो वो एक ख्वाहिश थी, हमेशा साथ रही जो वो एक ख्वाहिश थी, जो वक्त पर नहीं आए कभी वो अपने थे, जो वक्त पर नहीं आए कभी वो अपने थे। और मैं जानता हूँ कोई इनका मोल क्या देगा, मैं जानता हूँ कोई इनका मोल क्या देगा, मगर समेट लिए हैं कि दिल के टुकड़े थे, मगर समेट लिए हैं कि दिल के टुकड़े थे। वफा के रिश्ते भी छोटे घरों में पलते हैं, वफा के रिश्ते भी छोटे घरों में पलते हैं। हमारे घर में तो यूं भी बहुत से कमरे थे, हमारे घर में तो यूं भी बहुत से कमरे थे। और अना की कैद से बाहर निकल के जब देखा, अना की कैद से बाहर निकल के जब देखा, पता चला कि हम ही कद में सबसे छोटे थे। क्या बात है। पता चला कि हम ही कद में सबसे छोटे थे। मुझे मक्ता पेश कर रहा हूँ कि मुझे जो छोड़ के आगे निकल गए वामिक, मुझे जो छोड़ के आगे निकल गए वामिक, सफ़र पे वो भी मेरे साथ ही तो निकले थे, सफ़र पे वो भी मेरे साथ ही तो निकले थे। शुक्रिया साहब। माशाअल्लाह वामिक साहब, रिश्तों पर आप बकमाल लिखते हैं और आपके कलाम में ये हमें दिखा भी और महसूस भी हुआ। हमारे नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे कि शेर व शायरी का ये जो दौर है वो आपकी ज़िंदगी में कब से शुरू हुआ? बहुत सही और एग्जैक्ट बताना तो ज़रा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन बहुत छोटा था, 8वीं